प्रिय विद्यार्थियों, नीट की कक्षा में मैं प्रवीण कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट 1 के अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत 5 जगत वर्गीकरण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मोनेरा सदस्यों के अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया का अध्ययन किया था। आज की कक्षा के बिंदु हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जगत प्रोटिस्टा के सदस्य, जगत कवक के सदस्य। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। पहले इन्हें शैवाल ही समझा जाता था, लेकिन बाद में आधुनिक सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों ने नील हरित शैवालों को प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर जीवाणु मान लिया है। जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता 1978 की सिफारिशों के आधार पर नील हरित शैवालों का नाम साइनोबैक्टीरिया रखा गया है। इनके प्रमुख लक्षणों में देखा जाए तो चूंकि ये प्रोकैरियोटिक संरचनाएं हैं, अतः इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है और वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। इनके सदस्यों में फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये नीले रंग के होते हैं। इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसके लिए इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। इनमें प्रजनन केवल सरल प्रकार का, वो भी वर्धी प्रजनन पाया जाता है। उदाहरण के लिए नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, ये इनके कुछ उदाहरण हैं साइनोबैक्टीरिया के। संरचना यदि देखें तो साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक तंतुवत संरचना है, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया और स्पाइरुलिना। इसके अलावा अन्य सदस्य भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक प्रारूपी साइनोबैक्टीरिया कोशिका की संरचना देखें तो इसमें मुख्य भाग होते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो यहाँ पर मोटी लाइन सर्कल के रूप में दिखाई दे रही है। सेल वॉल के चारों ओर एक जेलीनुमा संरचना होती है जिसे जेलीकोट कहा जाता है। श्लेष्मीय अच्छत कहलाता है। ये म्यूसिलेजिनस शीट रंगहीन होता है। कोशिका भित्ति के भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्थित होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंतर्गत ऑयल ड्रॉपलेट्स, थाइलेकॉइड, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स पाए जाते हैं और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो द्विसूत्रीय होता है। साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन विधियों को देखें तो इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा प्रजनन क्रिया प्रदर्शित करता है। पहला हार्मोगोनिया, ये तंतुवत
साइनोबैक्टीरिया में बनते हैं, जबकि तंतुहीन साइनोबैक्टीरिया में हार्मोगोनिया नहीं पाए जाते। टूटे हुए तंतु हार्मोगोनिया का निर्माण करते हैं, जिनसे नए तंतु का निर्माण हो जाता है। हार्मोस्पोर्स ये मोटी भित्ति वाले बीजाणु होते हैं जो मुख्य तंतु से टूटकर नए तंतु का निर्माण करते हैं। तीसरी संरचना है एकाइनीट। इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। जो वर्धी कोशिका होती है भोजन संचय करके एकाइनीट का निर्माण करती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण करके नए साइनोबैक्टीरिया का निर्माण करता है। चौथा है एक्सोस्पोर्स। ये जीवद्रव के बाहर बीजाणु बनते हैं। एक्सो मतलब बाहर की ओर, बाहर बनने वाले जीवाणु, जीवद्रव के बाहर बनते हैं ये बीजाणु। एंडोस्पोर्स ये जीवद्रव के भीतर बनेंगे। जीवद्रव बार बार विभाजित होता है और गोल संरचनाएं बनाता है, जिन्हें एंडोस्पोर्स कहा जाता है। ये अंकुरण करके नए साइनोबैक्टीरिया तंतु को जन्म देते हैं। साइनोबैक्टीरिया का महत्व देखें। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये इनकी विशेषता है कि ये वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को लाभान्वित करते हैं। उर्वरक के रूप में भी इनका उपयोग होता है। तालाबों में साइनोबैक्टीरिया युक्त सूखी कीचड़ को धान के खेतों में डाला जाता है, जो उर्वरक का काम करती है। साइनोबैक्टीरिया युक्त कीचड़ में, सूखी कीचड़ में म्यूसिलेज होता है, जो मृदा में जल रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसी मृदा पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। हानिकारक प्रभावों में माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक साइनोबैक्टीरिया जल को दूषित करता है। ये स्वच्छ जल में वाटर ब्लूम बनाता है, जिसके कारण जल दूषित हो जाता है। अगला सदस्य है माइकोप्लाज्मा। इन्हें PPLO कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह जानवरों में बोवाइन प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करता है। बोवाइन मतलब जानवर होता है, तो जानवरों में प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करता है। यह जो PPLO नाम है, ये बोरेल और उनके सहयोगियों ने दिया था। माइकोप्लाज्मा के लक्षण देखें। ये सबसे छोटे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये इनका विशिष्ट लक्षण है। इनमें DNA, RNA, प्रोटीन तथा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये विषाणु और जीवाणु के मध्यवर्ती होते हैं। आकार में भी मध्यवर्ती होते हैं और गुणों में भी। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, अर्थात ग्राम स्टेन के प्रति किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये जीव कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले प्रतिजैविकों जैसे कि पेनिसिलिन, सिफेलोरिडिन,
आदि से भी प्रभावित नहीं होते। ये हानिकारक होते हैं। जंतुओं में, पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये मनुष्य में प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करता है। माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, ये गाय में प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करता है। वैसे ही बैंगन का लिटिल लीफ रोग भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। पपीते का बंची टॉप रोग भी होता है। माइकोप्लाज्मा की संरचना को देखते हैं। इसकी संरचना में चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल मेम्ब्रेन के भीतर कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, आरएनए, प्रोटीन और डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोहरी संरचना वाला डीएनए पाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये एक कोशिकीय सबसे छोटा जीव होता है। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा के सदस्य। प्रोटिस्टा के सदस्यों को सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के रूप में अध्ययन करते हैं। इन्हें प्रोटिस्टन शैवाल भी कहा जाता है। इनके 3 समूह हैं। समूह 1 डाइनोफ्लैजिलेट, इन्हें अग्नि शैवाल भी कहा जाता है, फायर एल्गी। इनमें वर्णक कैरोटिनॉइड होता है मुख्य रूप से। जैसे उदाहरण है नॉक्टिल्यूका, ये फ्लोरोसेंट प्रोटिस्ट होता है, मतलब ये एक विशेष चमक उत्पन्न करता है। फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है इनमें, जिसके कारण ये एक विशेष चमक उत्पन्न करते हैं। नॉक्टिल्यूका, स्फुरदीप्ति जिसे कहते हैं। रात में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाने पर समुद्र चमकने लगता है और ये जलते हुए अंगारों जैसे प्रतीत होते हैं, इसीलिए इनको अग्नि शैवाल कहा जाता है। दूसरा उदाहरण गोनायुलेक्स है। ये समुद्र में जहरीला और विनाशकारी लाल ज्वार, जिसको रेड टाइड कहते हैं, उत्पन्न करता है। नुकसानदेह होता है ये। समुद्र में इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और पानी भी जहरीला हो जाता है। समूह 2 डायटम्स, इन्हें स्वर्ण शैवाल भी कहा जाता है। इनमें एक विशेष वर्णक होता है फ्यूकोजेंथीन, जिसके कारण इनका रंग जो है पीला भूरा सुनहरा पीला होता है। कुछ विशिष्ट जैनों और इसी सुनहरे पीले रंग के कारण इनको स्वर्ण शैवाल कहा जाता है। जैसे नेविक्यूला, ये 2 अर्धांशों से बने होते हैं। जैसे साबुनदानी होती है ढक्कन वाली, ऐसे 2 अर्धांशों से बने होते हैं। तीसरा समूह है यूग्लिनॉइड्स। इनमें जंतुओं और पादप दोनों के जैसे लक्षण होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं इसमें यूग्लिना,
युगलिना में पादप और जंतु दोनों के समान लक्षण होते हैं। जंतु संभोजी और पादप संभोजी दोनों प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। चित्र के रूप में यदि हम देखें तो यहाँ कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स के सदस्य हैं, जिसमें से हमने गोनायुलेक्स पढ़ा था, उसकी संरचना ये है। और डाइटम्स पढ़े, उसमें नेविक्यूला हमने पढ़ा था, जो कि साबुनदानी जैसा दिखता है, 2 अर्धांश से बना होता है। दूसरा प्रकार है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट। इन्हें प्रोटिस्टन कवक या श्लेष्म फफूंद भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें कवक जंतु भी कहा जाता है, मतलब ऐसे कवक जो जंतु के समान व्यवहार करते हैं, कवक जंतु, फंगस एनिमल्स। इनमें कवकों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं। इसके 2 समूह हैं। समूह 1 अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड, जिन्हें मिक्सोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा जाता है। ये नग्न होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं, द्विगुणित होते हैं और जीव द्रव्य के पिंड होते हैं, जिनको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी से भिन्न है। इसे मलेरिया परजीवी नहीं समझें, ये एक रूप है श्लेष्म फफूंद का, स्लाइम मोल्ड का। समूह 2 कोशिकीय स्लाइम मोल्ड, इन्हें एक्रेसियोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। इनमें जंतु और पादप सम लक्षण होते हैं। ये नग्न होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, अगुणित होते हैं और अमीबा के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें मिक्स अमीबी भी कहते हैं। समूह में रहते हैं, इसलिए इन्हें समुदायी श्लेष्म फफूंद या कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है। ये समूह संयुक्त होकर के आभासी प्लाज्मोडियम बनाते हैं। आभासी प्लाज्मोडियम जैसे डिक्टियोस्टेलियन। तो इन दोनों समूहों में हम देखें तो जो अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड है, ये बहुकेंद्रकीय, द्विगुणित और प्लाज्मोडियम का रूप दिखाई देता है इनमें, जैसे फाइसेरम। और समूह 2 कोशिकीय स्लाइम मोल्ड एक केंद्रकीय और अगुणित होते हैं। जैसे कि डिक्टियोस्टेलियन। अब तीसरे समूह पे आते हैं प्रोटोजोआ। इन भिन्न आकृति और समिति के जीव होते हैं। इनमें जंतु संपोषण होता है। इनके 4 संघ हैं। पहला संघ है जू फ्लैजिलेटा। इनमें प्रचलन के लिए कशाभिका पाई जाती है। क्लोरोफिल विहीन होते हैं, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा उदाहरण है इसका। ये रुधिर परजीवी है। टीसी मक्खी इसका वाहक है और इसके द्वारा अफ्रीका का निद्रा रोग उत्पन्न होता है। लीशमानिया अंतःकोशिकीय परजीवी है। इसका वाहक सैंड मक्खी है। मनुष्य में कालाजार रोग उत्पन्न करता है। जियार्डिया ये आंत्र परजीवी है। इसको आंतों का परदादा भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों का परदादा। ट्राइकोमोनास अन्य उदाहरण है। ये आंत्र सहजीवी है। सहजीवी है मतलब लाभदायक कार्य करता है। जैसे कुछ कशेरुकी, लीच, दीमक
इनकी आंतों में पाया जाता है ये, और ये सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है। यहाँ हम कुछ जू फ्लैजिलेट्स के चित्र देख रहे हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा, लीशमानिया, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास। इन सभी में हम देख रहे हैं कि फ्लैजिलम पाया जाता है। ये फ्लैजिला, ये फ्लैजिला, अर्थात इनमें प्रचलन के लिए फ्लैजिला या कशाभिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा संघ है सार्कोडाइना। इनमें प्रचलन के लिए स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद पाए जाते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अनियमित आकार का होता है, स्यूडोपोडिया से प्रचलन करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक आंत्र परजीवी है, एक पोषीय परजीवी है। एंट अमीबा ये मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है, और इसके द्वारा अमीबिएसिस यानी अमीबी पेचिश नामक रोग उत्पन्न होता है। तीसरा संघ है स्पोरोजोआ। इनमें अगुणित बीजाणु बनते हैं, इसलिए इनको स्पोरोजोआ कहा जाता है। इसके सभी जीव जो हैं वो अंतःपरजीवी होते हैं और रोगजनक होते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया परजीवी है। इसकी विशेषता है कि यह द्विपोषीय होता है, डाइजेनेटिक, मतलब दो पोषकों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। इसमें प्राथमिक पोषी या परपोषी होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, जो इसका वाहक भी है। मादा एनोफिलीज मच्छर। द्वितीयक परपोषी है मनुष्य, जिसमें यह अपना रोग प्रदर्शित करता है, मलेरिया रोग। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम मनुष्य में पहुंच जाता है और फिर वहां बचा हुआ जीवन चक्र पूर्ण करता है, जिसकी परिणति मलेरिया रोग होता है। मोनोसिस्टिस, ये सबसे बड़ा सिरविहीन परजीवी है। ये केंचुए के शुक्राशय में पाया जाता है। यहाँ हम कुछ चित्र देखें सार्कोडाइन्स के, जैसे एंट अमीबा और अमीबा। यह अमीबा का चित्र है, अनियमित आकार का। एंट अमीबा गोलाकार होता है, पूर्णतः अनियमित नहीं होता। कुछ स्पोरोजोन्स देखें तो ये है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग फैलाता है। ये मोनोसिस्टिस, ये ग्रिगेराइना। चौथा संघ है सिलिएटा। इनमें प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। इनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है। माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। उदाहरण है पैरामीशियम। इनको स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं, क्योंकि इनकी आकृति
स्लीपर के समान होती है, चप्पल के समान। बैलेंटिडियम मनुष्य और सूअर की आंत और मेंढक के मलाशय में ये रहता है। एक नोट करने वाली बात है, 19 अगस्त इसको मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सर रोनाल्ड रॉस इन्होंने 29 अगस्त 1897 को 1897 को मच्छर और मलेरिया के बीच जो परजीवी संबंध है उस रहस्य का उद्घाटन किया था, उस रहस्य को बताया था, संबंध स्थापित किया था इसमें, मच्छर और मलेरिया में क्या संबंध है। इसलिए उस दिन को मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम आते हैं कवक जगत के सदस्यों पर। कवकों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज। ये निम्न वर्ग के कवक हैं, अधिकतर जल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको शैवालीय कवक भी कहा जाता है, एल्गल फंजाई या फंगी, जैसे कि फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। ये रोग कारक होते हैं। इनके द्वारा आलू में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक रोग होता है। यह रोग इतना भयानक होता है कि एक बार यूरोप में 1845 में इस रोग के कारण भयंकर अकाल पड़ा था, क्योंकि इसके कारण आलू की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी। दूसरा उदाहरण है पाइथियम डिबेरियनम। पाइथियम डिबेरियनम ये पपीता, गेहूं आदि में जो है, इनके बीजांकुरों में आर्द्रमारी रोग, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग नामक रोग उत्पन्न करता है। बीजांकुर जैसे ही भूमि के ऊपर आते हैं नष्ट हो जाते हैं इस रोग के कारण। एल्बुगो कैंडिडा क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में होता है श्वेत किट नामक रोग, जो एल्बुगो कैंडिडा के कारण होता है। दूसरा वर्ग है जाइगोमाइसिटीज। इसमें स्थलीय कवक आते हैं और ज़्यादातर मृतजीवी होते हैं। इनमें लैंगिक जनन माइसीलियम के संयुग्मन के कारण होता है और जाइगोस्पोर्स का निर्माण होता है, इसलिए इनको संयुग्मन कवक भी कहते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई ये नाम भी दिया जाता है। उदाहरण है राइजोपस। ब्रेड मोल्ड कहलाता है, डबल रोटी का फफूंद, ब्रेड मोल्ड। नमीयुक्त डबल रोटी पर आपने भी इसको उगते हुए देखा होगा, जो ज़्यादा पुरानी हो जाती है रखे रखे। फल और सब्जियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मृदु विलगन यानी सॉफ्ट रॉट नामक रोग हो जाता है। म्यूकर, इसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं, ये मनुष्य के आंतरिक अंगों को संक्रमित करता है, काला फफूंद, ब्लैक मोल्ड। इनमें विषम जालिकता का है। विषम जालिकता एक ऐसा गुण है जिसमें सूकाय जो है आकार में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब नर सूकाय और मादा सूकाय ये एक जैसे होते हैं आकार में, लेकिन इनका लैंगिक व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। लैंगिक व्यवहार के कारण ही इनको नर सूकाय और मादा सूकाय में भिन्नित किया जा सकता है।
नर सुकाय को प्लस और मादा सुकाय को माइनस चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कवकों को हम विषम जालिक कवक कहते हैं और यही गुण इनका विषम जालिकता कहलाता है। इस गुण का पता प्रोफेसर A.F. ब्लैक्सली ने किया था 1904 में। विषम जालिकता। तीसरा वर्ग है एस्कोमाइसिटीज। कोश कवक कहलाते हैं ये। सैक फंगी या सैक फंजाई, ये उच्च श्रेणी के कवकों का सबसे बड़ा वर्ग है। लैंगिक जनन के समय इनमें थैलीनुमा संरचना बनती है जिसे एस्कस कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सैकेरोमाइसिस, ईस्ट आप लोग जानते होंगे, एक कोशिकीय होता है। इसमें जाइमेज एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा ये शर्करा को अल्कोहल में बदलते हैं। ब्रेड में खमीर उत्पन्न करता है। आपने घरों में भी खमीर उत्पन्न करने की क्रिया देखी होगी। एस्परजिलस, इसको प्रयोगशाला का खरपतवार कहा जाता है। वीड ऑफ लेबोरेटरी, ये संग्रहित अनाज को दूषित कर देता है। एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न करता है जिससे अनाज खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। पेनिसिलियम, हरा नीला फफूंद भी कहते हैं इसको, ग्रीन ब्लू मोल्ड कहलाता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक एस्कोमाइसिटीज कवक से एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है जिसे पेनिसिलिन कहा जाता है। पेजाइजा, इनको प्याला कवक कहते हैं। कप फंजाई या कप मोल्ड, ये लकड़ियों पर उगते हैं। न्यूरोस्पोरा, इसको ब्रेड का लाल कवक यानी डबल रोटी का लाल कवक भी कहते हैं। इसका प्रयोग आनुवंशिकी में, आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोगों में बहुतायत में होता है, इसलिए न्यूरोस्पोरा एक महत्वपूर्ण कवक है। चौथा वर्ग है बेसिडियोमाइसिटीज। ये वर्ग जो है ये सबसे ज़्यादा एडवांस वर्ग है कवकों का, सबसे ज़्यादा विकसित उन्नत वर्ग है। अधिकांश जीव जो हैं इसमें, अधिकांश सदस्य जो हैं परजीवी हैं। लैंगिक जनन के समय इनमें एक गुंबदाकार या मुग्धाकार रचना बनती है, क्लब शेप रचना बनती है जिसे बेसिडियम कहते हैं। इसका उदाहरण है पक्सीनिया, रस्ट कवक कहलाता है, रस्ट फंजाई, गेहूं में काला रस्ट रोग उत्पन्न करता है। अस्टिलेगो कंड या स्मट कहलाता है, ये गेहूं में लूज स्मट और जौ में कवर्ड स्मट रोग उत्पन्न करता है। एगेरिकस, गिल कवक कहते हैं, गिल फंजाई, मशरूम या कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है इसको, ये आपने देखा होगा मशरूम को। ओइस्टर मशरूम, बटन मशरूम, संभव है आपने खाई भी होगी क्योंकि खाद्य मशरूम भी होती है। ब्रैकेट कवक, ये वुड रोटिंग फंजाई कहलाते हैं।
लकड़ी पर उगते हैं, लकड़ी को गला देते हैं। टोड स्टूल, ये विषैले कवक होते हैं। पांचवा और आखिरी वर्ग है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको अपूर्ण कवक भी कहा जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को। इनमें केवल अलैंगिक जनन ही ज्ञात है। फंजाई इम्परफेक्टाई यानी अपूर्ण कवक, इसीलिए इनको नाम दिया गया। इनमें लैंगिक अवस्थाएं ज्ञात नहीं है एक्चुअली। इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है। उदाहरण है सार्कोस्पोरा, ये मूंगफली में टिक्का रोग का कारक है। अल्टरनेरिया, ये में अर्ली बाइट ऑफ पोटैटो रोग उत्पन्न करता है। फ्यूजेरियम, ये आलू कवास केला इत्यादि में जो है म्लानी या विल्ट रोग उत्पन्न करता है। कोलेटोट्राइकम, गन्ने का लाल विल्गन यानी रेड रॉड ऑफ शुगर के रोग उत्पन्न करता है। कवकों के बाद हम आते हैं शैक या लाइकेन पर। शैक या लाइकेन, शैक का अर्थ होता है शय से शैवाल, क से कवक। लाइकेन की खोज तुलासने ने 1852 में की थी और इसकी संरचना का अध्ययन डी बेरी ने किया था। ये सहजीविता का उदाहरण है क्योंकि इसमें दो भिन्न प्रकार के पौधे या सदस्य एक साथ रहते हैं, जिसमें से एक शैवाल है और दूसरा कवक। इसलिए इसका नाम शैक, शैवाल और कवक रखा गया है। इसमें जो कवक घटक है उसको कवकांश या माइकोबायोन्ट कहते हैं और शैवाल घटक को शैवलांश या फाइकोबायोन्ट। ये दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं। जैसे कवकांश, ये फाइकोबायोन्ट के लिए यानी शैवाल के लिए रहने के लिए स्थान और जल प्रदान करता है, जबकि जो शैवलांश है ये भोजन का निर्माण करता है, जिसका उपयोग माइकोबायोन्ट यानी कवक भी करता है। इस प्रकार ये एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए। इसलिए यह सहजीविता का उदाहरण है। इसकी संरचना को देखें, इसमें 3 लेयर दिखाई दे रही हैं। एक लेयर अपर लेयर है, ये भी फंगल लेयर है। एक लोअर लेयर है, ये लोअर फंगल लेयर है यानी कवक की लेयर ऊपर और नीचे। बीच में शैवाल की लेयर है। तो इस पर ये त्रिस्तरीय संरचना हम देखते हैं सामान्य रूप से। लाइकेन के प्रकार, बाह्य आकृति, चिपकने के ढंग के आधार पर क्रस्टोज लाइकेन पतले पपड़ी जैसे होते हैं, वृक्षों और चट्टानों पर चिपके रहते हैं जैसे ग्रेफिस स्क्रिप्टा। फोलियोज लाइकेन, फोलियोज मतलब पत्ती होता है, फोलियोज पत्ती के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इनका आकार पत्ती जैसा होता है और ये राइजीन की मदद से, राइजीन नामक तंतु होते हैं इनमें,
जिनकी मदद से ये चिपके रहते हैं, जैसे पारमेलिया। फ्रूटिकोज लाइकेन, ये झाड़ीनुमा होते हैं, चपटे फीतेनुमा शाखित, झाड़ी जैसी दिखाई देती हैं। क्लेडोनिया उदाहरण है इसका। इनके हम चित्र भी देख सकते हैं। ये पपड़ी जैसे क्रस्टोज, पत्ती जैसे फोलियोज और झाड़ीनुमा फ्रूटिकोज लाइकेन। लाइकेन में प्रजनन की विधियां देखें तो पहला है विखंडन। टूटकर प्रत्येक खंड नया लाइकेन बनाता है। सोरिडियम, ये सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं, थैलस की सतह पर उभरी रहती हैं, इनको सोरिडियम कहते हैं। वायु या जल के द्वारा ये इधर उधर विकृत हो जाती हैं और नया लाइकेन बनाती हैं। तीसरा है इसीडियम या आइसीडियम। ये भी थैलस की सतह पर सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, लेकिन ये बेलनाकार या छड़नुमा हो सकती हैं। अतिवृद्धि के रूप में रहती हैं। ये थैलस से पृथक होकर टूटकर बिखर जाती हैं और आधा मिलने पर अंकुरित होकर नया थैलस बनाती हैं। लाइकेन का उपयोग यानी महत्व, लाभदायक क्रियाएं क्या हो सकती हैं? तो पहला है भोजन रूप में का उपयोग होता है, पारमेलिया, क्लेडोनिया इत्यादि। औषधि के रूप में उपयोग होता है, जैसे असनिया तथा क्लेडोनिया से एक असनिक अम्ल उत्पन्न होता है जो कि प्रतिजैविक के रूप में काम में लिया जाता है। प्रतिजैविक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। सुगंध के रूप में भी इसका उपयोग होता है, जैसे रेमेलाइना, सुगंधित धूप, सुगंधित साबुन इत्यादि बनाने में इनका उपयोग होता है। अगला सदस्य है विषाणु, वायरस। इसकी खोज पर ध्यान दें तो रूसी वैज्ञानिक डी इवानोवस्की, इन्होंने इसकी खोज सर्वप्रथम की थी 1892 में। स्टेनले 1931, इन्होंने विषाणु को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले प्राप्त किया था। इवानोवस्की ने जिस विषाणु की खोज की थी वो पादप विषाणु था। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों के समान लक्षण होते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एंड्रे लॉफ, इन्होंने विषाणु के बारे में कहा था कि विषाणु एक विषाणु होता है, वायरस इज ए वायरस। यह न जीवित है न निर्जीव रसायन, अपितु इन दोनों के बीच की कड़ी है। अर्थात इनों के विषाणु दोनों के लक्षणों से युक्त है, सजीव और निर्जीव। इन लक्षणों पे हम नज़र डाल सकते हैं। जैसे सजीव लक्षण है, इनका आकार निश्चित होता है, रूप निश्चित होता है, पोषक कोशिका में गुणन कर सकते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जो सजीव के जैसा लक्षण है। आनुवंशिक पदार्थ इनमें पाया जाता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए। उत्परिवर्तन का गुण प्रदर्शित करते हैं ये अनिवार्य परजीवी की तरह कार्य करते हैं। निर्जीव लक्षण देखें तो ये पोषक कोशिका के बाहर जीवित नहीं रहते, निष्क्रिय होते हैं।
इनको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, मतलब निर्जीव पदार्थ या पाउडर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इनमें श्वसन का अभाव होता है, उपापचयी क्रियाओं का भी अभाव होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग ये भी इनमें नहीं पाए जाते। ताप, अम्ल, क्षारक इनके प्रति इनमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनके सजीव और निर्जीव लक्षण होते हैं, जिसके कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की संरचना को यदि हम देखें तो इनकी आकृति गोलाकार, बेलनाकार, कुंडलित, टैडपोल जैसी इस प्रकार की हो सकती है। कुछ धागेनुमा भी हो सकते हैं। ये मुख्यतः विषाणु जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी इनका निर्माण केवल दो भागों में होता है। एक न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए या आरएनए के रूप में होता है, और दूसरा होता है प्रोटीन जो प्रोटीन आवरण के रूप में होता है। इसे कैप्सिड कहते हैं आवरण को। ये कैप्सोमियर से बना होता है, छोटे छोटे अंश होते हैं कैप्सोमियर्स, जिससे ये प्रोटीन आवरण बना है, इसे कैप्सिड कहा जाता है। इसकी संरचना देख सकते हैं। संरचना में ये एनवलप है चारों तरफ का आवरण। इसके भीतर ये छोटी छोटी रचनाएं हैं, इनको कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सोमियर। और बीच में ये कुंडली संरचना दिख रही है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए या आरएनए के रूप में होता है। जेनेटिक मटेरियल के आधार पर हम विषाणुओं को पढ़ सकते हैं। जैसे पहला पादप विषाणु है, इनमें आरएनए पाया जाता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरे हैं जंतु विषाणु, इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वर्तमान में जिस वायरस का प्रकोप चल रहा है उसे कोरोना वायरस कहते हैं, कोविड-19। ये भी एक जंतु विषाणु है। तीसरा है बैक्टीरियोफेज, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, ये टैडपोल के आकार का होता है। इन तीनों प्रकारों के हम यहाँ चित्र देखते हैं। जैसे कि ये टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसमें चारों ओर प्रोटीन आवरण है जो कैप्सोमियर से बना हुआ है, और ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए के रूप में। ये एचआईवी वायरस है, और ये बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी जैसे कहते हैं, टैडपोल के समान होता है। सिर, कॉलर और पूंछ में विभक्त होता है। फिर आता है वायरॉइड, विषाणु से भी छोटा होता है। विषाणु से भी छोटा संक्रामक कारक है। सबसे पहले खोज टी.ओ. डीनर ने की थी 1971 में। इन्होंने आलू में इसकी खोज की थी, उसमें एक रोग हुआ था, उसमें इन्होंने PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, इसकी खोज की थी। सबसे पहला खोजा गया वायरॉइड है PSTV-D। इसकी विशेषता यह है कि ये केवल पादप रोगजनक है, पादपों में ही रोग पैदा करता है। PSTV जो है ये सोलेनेसी
कंपोजिटी कुल के सदस्यों में परजीवी के रूप में रहता है। कुछ फसलों में भी, जैसे आलू टमाटर है, इनमें भी ये रोग फैलाता है, हानि पहुंचाता है। इनके रोगों के लक्षण जो है विषाणु से मिलते जुलते होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ इनमें वृत्ताकार एक सूत्रीय आरएनए होता है और ये आरएनए स्वतः गुणन कर सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है। आरएनए के चारों ओर प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, इसलिए वायरॉइड को नग्न विषाणु या मेटावायरस भी कहते हैं, क्योंकि आवरण नहीं है इसके चारों ओर, केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए होता है। इसमें आरएनए जो है वो 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो इस प्रकार से वायरॉइड वायरस से भी छोटा संक्रामक कारक है। संरचना हम यहाँ देख रहे हैं पीएसटीवी की। पहला वायरॉइड जिसकी खोज की गई थी पीएसटीवी-डी, जो केवल आरएनए स्ट्रैंड के रूप में होता है। यहाँ आरएनए की संरचना के रूप में ये वायरॉइड नजर आ रहा है, जिसे नग्न विषाणु या मेटा वायरस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वायरॉइड विषाणु जैसे ही लक्षणों वाले रोग उत्पन्न करते हैं और हानिकारक होते हैं। इस प्रकार हमारा पार्ट 2 वर्गीकरण के अंतर्गत 5 का वर्गीकरण हम यही समाप्त करें। आशा है आपको इस पाठ सामग्री को देखने और सुनने में लाभ प्राप्त हुआ होगा। आवश्यक जानकारी के आप नोट्स बनाकर दोहराएं, उन्हें याद करें। आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।